जय हिंद मित्रों, आपका स्वागत है। मैं मनोज सिंह तोमर आपके सामने बेटा ज्योग्राफी सामान्य अध्ययन की क्लास में। तो लाइव नहीं हो पा रहा है बेटा, कुछ नेटवर्क वगैरह का इशू है, तो आपके लिए वीडियो में भेज रहा हूँ। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है बेटा, उस पर हम लोग बात करते हैं वर्षा पे बात करेंगे बेटा, प्रेसिपिटेशन पे चर्चा होगी। रेन कैसे होती है, बारिश कैसे होती है, इस पे हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन रेन पे बात करने से पहले कल के वीडियो में मैंने कुछ आपसे चर्चा किया था, जो लाइव क्लास थी उस लाइव क्लास की कुछ चीजों को बेटा हम लोग कल या परसों हम लोगों ने क्लास में बात किया था अपने लाइव क्लास में। तो उन चीजों पे थोड़ी सी बेटा पीछे जाना पड़ेगा, तभी हम आज समझ पाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बेटा कि सैचुरेट एयर किसे कहते हैं, संतृप्त वायु किसे कहते हैं, और वायु संतृप्त कैसे होती है। और एक नाम आया था बेटा जिसको हम लोग कहते हैं ओशांक बिंदु, ड्यू पॉइंट। तो ये क्या होता है? तो मैंने बताया था बेटा, फिर से रिवाइज कर देते हैं कि जब कोई वायु अपने अंदर आखिरी सीमा तक जलवाष्प को डिसॉल्व कर ले, जितनी उसकी क्षमता हो, तो ऐसी वायु क्या कहलाती है बेटा? सैचुरेट एयर कहलाती है। क्या कहते हैं हम लोग बेटा? सैचुरेट एयर। संतृप्त वायु कहते हैं। अब कोई वायु संतृप्त कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या इसका टेम्परेचर से कोई लेना देना होता है? तो इसका जवाब है जी। कोई वायु जब संतृप्त होती है तो एक खास तरीके से संतृप्त होती है। और जो तरीका मैंने बताया था कि जलवाष्प बढ़ा के कोई वायु संतृप्त नहीं होती। पिछले वीडियो में बेटा बड़े विस्तार से मैंने बात किया है, तो जिन मित्रों को तकलीफ होगी जाके देख लेंगे। तो नेचर में जो वायु संतृप्त होती है बेटा, वो जलवाष्प बढ़ा के नहीं, वो टेम्परेचर घटा के संतृप्त होती है। विस्तार से मैंने बात किया था। बहरहाल, लेकिन कोई वायु जो संतृप्त होती है उसका एक निश्चित ताप होता है। तो जिस ताप पे कोई वायु सैचुरेट होती है, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ड्यू पॉइंट कहते हैं, ओशांक बिंदु कहते हैं। और जब टेम्परेचर ओशांक बिंदु से नीचे आ जाता है, कम कर दिया जाता है, तो फिर कंडेंसेशन प्रारंभ हो जाता है, संघनन प्रारंभ होता है। और कंडेंसेशन के डिफरेंट फॉर्मेट हैं। वो ओस भी है, वो कोहरा भी है, वो कुहासा भी है, वो वर्षा भी है। तरह तरह की वर्षा, चाहे जल की वर्षा हो, चाहे बर्फ की वर्षा हो, चाहे जैसी भी हो, ये सब किसके रूप में बेटा? संघनन के रूप में। तो संघनन का एक रूप जो है बेटा वर्षा, थोड़ा सा इस पे बात करने का मन है, आपसे चर्चा हम करेंगे। इससे संबद्ध कई टॉपिक हैं। वर्षा के विविध प्रकार हैं जो आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है, जैसे रक्त वर्षा किसे कहते हैं, चाय की वर्षा किसे कहते हैं, काफी की वर्षा किसे कहते हैं, आम्र वर्षा क्या होती है, मैंगो सावर जिसको हम लोग कहते हैं क्या होती है। तो ये सब टॉपिक पे हम आज कोशिश करेंगे कि आपसे बात हो। और एक चीज, रेन शैडो जोन किसे कहते हैं, यानी वृष्टि छाया प्रदेश। हिंदी में कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश, इंग्लिश में कहते हैं रेन शैडो जोन। क्या होता है? बहरहाल वो सब चर्चा बाद में। पहले हम बात करते हैं बेटा कि वर्षा आखिर होती कैसे है। जब हम लोग वायुमंडल का अध्ययन कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे वायुमंडल में जो गैसें हैं, इनके अतिरिक्त दो बड़े महत्वपूर्ण इसके हिस्से और हैं बेटा। ये सब वीडियो है, उपलब्ध है यूट्यूब पे, जाके देख सकते हैं आप। आर्या करियर पॉइंट एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पे ये सारे वीडियो उपलब्ध है। बहरहाल, तो हमारे वायुमंडल में बेटा जो गैसें हैं, इनके अतिरिक्त जल वाष्प और धूल के कण, डस्ट पार्टिकल भी विद्यमान हैं, जिनको हम लोग हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं। जिसको क्या नाम देते हैं बेटा? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं। हिंदी में इसको आर्द्रता ग्राही कहते हैं। ये दो है बेटा। एक को हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये हमारे वायुमंडल में विद्यमान है बेटा। फिर से देखें, एक को हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड और एक है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, जिनको हम लोग ज्योग्राफी में कहते हैं बेटा आर्द्रता ग्राही कण।
या हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। सीधे सीधा प्रश्न है कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई किसे कहते हैं, वो आपको बताना होगा। अब इनकी भूमिका क्या है बेटा वर्षा कराने में, ये हम आपको थोड़ा समझाते हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। धरातल पे जो वायु होती है ना बेटा, वो एक टेम्परेचर पे होती है, डेफिनेटली उसका कुछ टेम्परेचर होगा, और जाहिर सी बात है कि यह संतृप्त नहीं होती, सेचुरेट नहीं होती, क्योंकि अपने से खुद ब खुद वायु संतृप्त नहीं होती, इसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती है। अब जाहिर सी बात है कि मॉइस्चर से लदी हुई ये जो वायु राशि है, यह ऊपर की ओर उठती है। ऊपर की ओर जब ये जाती है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो प्रेशर है, जो धरातल पे इस ऊंचाई पे प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर कम होगा। पढ़ा है आपने कि ऊंचाई की ओर बढ़ने पे वायु दाब घटता है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो यही जो वायु राशि होगी वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, आयतन बढ़ जाएगा उसका, और आयतन बढ़ जाएगा तो ये टेम्परेचर जो इसके बीच में है, वही टेम्परेचर तो इतने दूर में फैलेगा बेटा, तो पर यूनिट एरिया में इसका टेम्परेचर घट जाता है। ज्योग्राफी में इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस या एडियाबैटिक मेथड। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बेटा, रोधोष्म ताप परिवर्तन। ढेर सारे हमारे मित्रों के दिमाग में ये रहता है, उसको ठीक कर लें, कि जो जलवाष्प से लदी फदी वायु जब ऊपर की ओर उठती है तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई की ओर तापमान घटने की वजह से वो ठंडी होती है, यानी वायुमंडल से इनके ताप का आदान प्रदान होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। इनका तापमान तो घटता जरूर है, लेकिन इस वजह से नहीं घटता कि क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है, सो इनका टेम्परेचर घटता नहीं बेटा। ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में कहा जाता है कि यह जो तापमान का अंतर आता है वो ऊष्मा के आदान प्रदान से नहीं आता, वरन ये गैसें अपना आयतन बढ़ा लेती हैं और टेम्परेचर उतनी दूर में फैल जाता है, इसलिए पर यूनिट एरिया में टेम्परेचर घट जाता है और वायु हो जाती है सैचुरेट। और फिर ये क्या हो जाती है बेटा, सैचुरेट एयर हो जाती है, संतृप्त वायु हो जाती है। ये संतृप्त किस वजह से हुई बेटा, मॉइस्चर बढ़ा के ना, ये संतृप्त इस वजह से हुई कि इसका टेम्परेचर घटा। दो तरीके से वायु को संतृप्त किया जा सकता है बेटा, एक जलवाष्प में बढ़ाकर और दूसरा ताप घटाकर। तो नेचर दूसरे वाले तरीकों को अडॉप्ट करती है, यानी ताप घटाकर। अब ये संतृप्त हो गई, सैचुरेट हो गई। अब जैसे ही अब ये कोई तापमान पे होगा बेटा, तो जिस तापमान पे संतृप्त हुई होगी उस तापमान को हम लोग कहते हैं ड्यू पॉइंट, हिंदी में ओशांक बिंदु कहते हैं। अब ये वायु जब संतृप्त हो जाएगी ना बेटा, और जैसे इसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से थोड़ा सा नीचे होगा तो संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, कंडेंसेशन का प्रोसेस प्रारंभ होगा। अब जो ड्रॉपलेट हैं, छोटी छोटी बूंदें हैं, वो उसमें प्रकट हो जाएंगे, अब हवाओं में दिखने लगेंगे। जैसे आजकल देख रहे हो कोहरे का असर हो रहा है। ये कोहरा कहाँ रहता है, ये तो वायु में ही रहता है ना। सुबह सुबह कोहरा दिखता है, जैसे प्रखर धूप होती है सब कोहरा गायब हो जाता है, तो गायब थोड़ी होता है, फिर ये वापस हवाओं में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वायु का टेम्परेचर बढ़ जाता है और फिर वो मॉइस्चर को वापस ले लेती है। मुझे लगता है ये आप प्रोसेस समझ रहे हैं। अब एक चीज बताइए, अब यहाँ पे मॉइस्चर दिख रहे हैं, इन मॉइस्चर्स को बेस चाहिए, आधार चाहिए जिसपे जाके ये चिपके, और जब उस आधार पे ये चिपकती हैं तो बूंदों का स्वरूप लेती हैं। उनके लिए ये जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है, और स्पेशली सोडियम क्लोराइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आधार का कार्य करते हैं और इसी पे मॉइस्चर जाके चिपकते हैं और बूंदों का स्वरूप लेते हैं और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। इसमें कुछ चीजों पे ध्यान रखना बेटा बहुत जरूरी है। पहला, कि जो वायु ऊपर की ओर उठती है वो वायुमंडल से तापमान को आदान प्रदान नहीं करती, इसीलिए इसको एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज कहते हैं या एडियाबैटिक मेथड कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। यानी ये खुद ही अपना टेम्परेचर घटा लेती है क्योंकि इसका आयतन बढ़ जाता है, इस वजह से ये ड्यू पॉइंट को प्राप्त कर लेती है।
और जैसे ही थोड़ा और ऊंचाई की ओर बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा, तो उसका टेम्परेचर उष्णांक बिंदु के नीचे आ जाएगा और संघनन प्रारंभ होगा। अब ड्रॉपलेट उसमें से प्रकट होने लगेंगे, दिखने लगेंगे फिजिकली, और अब उनको चाहिए एक आधार, क्योंकि आधार नहीं मिलेगा तो बारिश नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना, वर्षा कराने में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की बहुत बड़ी भूमिका है बेटा, इसके बिना बारिश नहीं हो सकती। क्लियर है? तो मुझे लगता है पूरे वर्षा का प्रोसेस आपके दिमाग में है। अब एक बच्चे ने कहा स्नोफॉल क्यों हो जाता है पानी के रूप में वर्षा? तो जिन इलाकों में स्नोफॉल होती है, आपने नोटिस किया होगा कि ये वर्षा मैदानी क्षेत्रों में तो नहीं होती। स्नोफॉल मैदानी क्षेत्रों में नहीं होती, ये पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। तो जहां पे संघनन होता है वहां पे तो जल के ही रूप में होता है, लेकिन जब ये वर्षा का जल नीचे की ओर आता है तो वहां उसको टेम्परेचर कम मिल जाता है। मैंने आपको बोला था बेटा कि पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ा उल्टा पुल्टा ही देखने को मिलता है। ऊंचाई की ओर बढ़ने पे तापमान घटने की जगह पे बढ़ता है। इसको हम लोगों ने पढ़ा था, नेगेटिव टेम्परेचर लैप्स रेट। लेकिन ये कहाँ देखने को मिलता है? सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में। तो डेफिनेटली जब वहां पे प्रेसिपिटेशन हुआ, संघनन हुआ, तो जल की बूंदों के रूप में, लेकिन जब वो नीचे की ओर आया तो टेम्परेचर घटा, और टेम्परेचर घटा तो आइस में कन्वर्ट हो गए, इसलिए स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है। और ये घटना सिर्फ और सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। एक बच्चे ने कहा कि सर ठीक है, वो ओले वाली वर्षा क्यों होती? तो वो भी सुन लो। ये फॉर्मेट तो जल के रूप में होती हैं, लेकिन चूंकि उन ऊंचाइयों पे पवन का प्रवाह, स्पेशली जेट पवनों वगैरह का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, तो ये जल की बूंदों को ऊपर कर उछाल देती है हवाएं, और ये फ्रीज हो जाती है, फिर ये नीचे आती है, फिर उस पर एक कोटिंग, फिर ऊपर उछाली जाती है। इसीलिए ओलों में आप देखेंगे तो अगर उसको काटा जाए तो आप देखेंगे एकदम एक के बाद एक परतों का प्याज जैसा उस पर लेयर्स बनी होती है। ये तब तक उछाली जाती हैं जब तक हवाएं इनको उछाल सकती हैं, और फिर जैसे इनका वेट अधिक हो जाता है ये ओलों के रूप में, इसीलिए इनका फॉर्मेट हमेशा स्फेरिकल होता है। क्लियर है बेटा? ये प्रेसिपिटेशन के डिफरेंट फॉर्मेट हो जाते हैं, चाहे वो जल के रूप में हो, चाहे स्नोफॉल के रूप में हो, चाहे वो ओलों के रूप में हो, जैसे भी हो। अब ये है कि संघनन जरूरी है, संघनन होगा, और संघनन के बाद माहौल कैसा बना है उसके अकॉर्डिंग नीचे का पूरा माहौल बनता है कि पानी के रूप में ही बारिश होगी, बर्फ के रूप में होगी, ओलों के रूप में होगी, कैसे होगी? होगी जरूर। क्लियर है बेटा? अगला जो टॉपिक हम लोगों का है उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एक आर्टिफिशियल रेन भी होती है, कृत्रिम वर्षा भी है। हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है। ये कृत्रिम वर्षा कैसे हो जाती है? तो ये कृत्रिम वर्षा का मतलब ही साफ है कि इसमें मनुष्यों का कुछ दखल होता है। तो इसके दो मेथड हैं बेटा, दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि हम क्लाउड के ऊपर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई आइस, सूखी बर्फ, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छिड़कते हैं, उसके पाउडर को वहां पे छिड़कते हैं, और इससे ये होता है बेटा कि टेम्परेचर ड्यू पॉइंट के नीचे हो जाता है और संघनन प्रारंभ हो जाता है, बारिश हो जाती है। इसको हम लोग सेफर और लॉन्ग म्यूर मेथड कहते हैं। इस मेथड को नाम दिया जाता है सेफर एंड लॉन्ग म्यूर मेथड, जिसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एक दूसरा भी तरीका है बेटा, जिसको हम लोग बी वानेगुट मेथड कहते हैं, जिसमें सिल्वर आयोडाइड, जिसमें हम लोग किसका बेटा? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, और इसको हम लोग क्लाउड के ऊपर छिड़कते हैं। यहां भी वही प्रोसेस हो जाता है, यानी ड्यू पॉइंट से टेम्परेचर नीचे हो जाता है और कंडेंसेशन प्रारंभ हो जाता है और वर्षा हो जाती है। ध्यान रखना, ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता रहता है कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो कृत्रिम वर्षा के लिए दो चीजों का प्रयोग बेटा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का या सिल्वर आयोडाइड का। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो प्रोसेस है, ड्राई आइस वाला जो प्रोसेस है, उसको हम लोग सेफर एंड लॉन्ग म्यूर मेथड कहते हैं, और सिल्वर आयोडाइड वाला जो प्रोसेस है उसको हम लोग वी वानेगुट मेथड कहते हैं। मुझे लगता है यह भी क्लियर हुआ।
अब एक चीज और बेटा देख लिया जाए, एक मार्कर बेटा ले आई, वो ये कि वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। रेन शैडो जोन किसे कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज बेटा जो भी छोटे मोटे अवधारणाएं हैं सब क्लियर हो जाए। रेन शैडो जोन या वृष्टि छाया प्रदेश कहते किसे हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेटा रेन शैडो जोन कहते हैं। तो ये रेन शैडो जोन क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझना है बेटा। कुछ उदाहरण से मैं आपको बताता हूं बेटा, जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, थोड़ा उसके आधार पर मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मासीराम चेरापूंजी में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि उसी के बगल में है शिलांग, वहां बहुत कम वर्षा होती है। तो अब समस्या ये है कि 1300 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाती है मासिनराम में और 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है शिलांग में। ऐसा क्यों होता है जबकि सब अगल बगल में ही है। दूसरा क्वेश्चन जो सिविल सर्विस में पूछा गया कि मैंगलोर में 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि बैंगलोर में मात्र 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ऐसा क्यों? तो थोड़ा सा बेटा एक डायग्राम से समझने का प्रयास करिए। जो पर्वतीय वर्षा होती है जरा उसको समझना है बेटा। जैसे सपोज करें यह एक पर्वत है, हाँ, तो ये अगर पर्वत है तो पर्वतीय वर्षा होने की शर्त यह है कि पर्वतों की अवस्थिति पवन के विपरीत होनी चाहिए। अगर पवन की अवस्थिति, पवन की सिचुएशन पर्वतों के समानांतर हो गई तो बारिश नहीं होती, जिसका उदाहरण आपने पढ़ा है कि राजस्थान में अरावली के रहते रहते राजस्थान में बारिश नहीं होती, क्योंकि अरावली की जो सिचुएशन है वो अरब सागर की शाखा के लिए पैरेलल हो जाती है, तो उसके समानांतर। अब पवन अगर ऐसे चलेगी तो बिल्कुल बारिश नहीं होगी, उसे पवन के विपरीत आना होगा तो बारिश होती है। किसी दिन चर्चा करेंगे बेटा, जब भारत के भूगोल पे चर्चा होगी तो मैं विस्तार से बात करूंगा। अब जरा सपोज करें कि पवन इधर से आ रहा है, अब सामने तो पहाड़ है, और पहाड़ है तो जाहिर सी बात है पहाड़ तो हटेगा नहीं, रास्ता तो देगा नहीं। अब पवन को अगर उस पार जाना है तो बस उसके पास एक ही विकल्प है कि पहाड़ी के ऊपर की ओर बढ़े, और ये जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगी एडियाबैटिक प्रोसेस शुरू, यानी उसका आयतन बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर घट रहा है, बहुत जल्द ये सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाती है, और जैसे और ऊंचाई की ओर बढ़ती है उसका तापमान ड्यू पॉइंट से कम हो जाता है और जोरदार बारिश इस तरफ होती है। लेकिन पवन है उत्साह में आगे बढ़ती ही जाती है और ये इस पार चली आती है। अब इस पार आ जाएगी तो ढालों से नीचे उतरने लगेगी, नीचे उतरने लगेगी तो अब जाहिर सी बात है कि वायुदाब बढ़ेगा, पवन को कंप्रेस किया जाएगा, अब उसका टेम्परेचर घटने की जगह पे उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब वो मॉइस्चर देने की जगह पे वो मॉइस्चर लेने लगेगी, तो पर्वतों के इन ढालों की ओर बारिश बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है। तो ध्यान रखना, जिधर से पवन का प्रवाह हो रहा है उन ढालों की ओर बारिश तो होती है, लेकिन विपरीत ढालों पर बारिश या तो नहीं होती या तो बहुत कम होती है। और ज्योग्राफी में इन्हीं इलाकों को कहा जाता है बेटा रेन शैडो जोन। और बिल्कुल यही कारण है बेटा कि मैंगलोर में जो वर्षा 250 सेंटीमीटर होती है और बेंगलोर में वर्षा 50 सेंटीमीटर, चूंकि बेंगलोर वृष्टि छाया प्रदेश में चला आता है। मासिनराम या चेरापूंजी वो खासी की पहाड़ी का इलाका है बेटा, तो खासी की पहाड़ी का जो ढाल हम लोगों की ओर है, दक्षिण की ओर है, उधर तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, लेकिन ये हमारे पार करके जैसे खासी की पहाड़ी के उस पार जाती हैं वहीं पे मौजूद है शिलांग, और वहां पे जाते जाते इनकी वर्षा करने की क्षमता समाप्त हो चुकी होती है, इसलिए उन इलाकों में बारिश नहीं कर पाती। क्लियर है? कुछ और बेटा बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था संभवतः
ब्लड रेन, रक्त वर्षा। ये क्यों होती है, फिर से रिवाइज कर देते हैं। सहारा के मरुस्थलों से मेडिटेरेनियन सी की ओर यानी भूमध्य सागर की ओर एक अस्थानी पवन चला करती है जो बड़ी प्रचंड होती है, तेज होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सिराको। गर्म होती है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर मॉइस्चर ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी, और जैसे ये भूमध्य सागर को पार करती है अपने साथ नमी को होल्ड कर लेती है। और इसके साथ सहारा के मरुस्थलों के रेत के लाल कण भी होते हैं, और जब ये इटली स्पेशली सिसिली वगैरह के इलाके में पहुंचती है तो स्थलों पे पहुंच के ये वर्षा शुरू कर देती है, और इसकी वर्षा के साथ रेत के लाल कण भी शामिल होते हैं, इसलिए इटली में इसको ब्लड रेन कहा जाता है। वर्षा काल से पहले, जिसको आप लोग अखबारों में मैगजीन में पढ़ते हैं ना कि प्री मानसून की वर्षा, ये पीसीएस की परीक्षा हो रही है सिविल सर्विसेज की, प्री और मेंस होना है, नहीं बेटा। प्री मानसून की वर्षा का अभिप्राय यह है कि अब वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है। तो भारतीय प्रायद्वीपीय भारत में, पेनिनसुलर इंडिया में, इसकी पहली वर्षा केरल के मालाबार तट पे होती है, जो यह सूचक होती है कि अब वर्षा काल प्रारंभ होगा। तो केरल के मालाबार तट पे होने वाली ये पहली वर्षा मैंगो सावर कहलाती है। ऐसी वर्षा केरल के कनारी के तटों पे, कनारी के मैदानों पे या कर्नाटक के मैदानों पे जो होती है उसको हम लोग कॉफी की वर्षा या चेरी ब्लॉसम कहते हैं। कल ही मैंने आपसे बात किया था कि इस तरह की एक वर्षा पश्चिम बंगाल में होती है जो ग्रीष्म काल में होती है, यानी वर्षा काल के पहले होती है, जो चाय की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। देखो बेटा, चाय की फसल की कुछ प्रॉपर्टी है। चाय की खेती वही होगी जहां बारिश ज्यादा हो। चाय की फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता, लेकिन वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, यानी पानी लगना नहीं चाहिए, पानी बहता हुआ होना चाहिए। इसलिए चाय की खेती हमेशा ढालों पे की जाती है, स्लोप पे की जाती है। जब उत्तर भारत भीषण गर्मियों के प्रभाव में आ जाता है, लू का प्रभाव होता है, तो कभी कभी ये प्रभाव इतना व्यापक हो जाता है कि उत्तर प्रदेश से बिहार को पार करते हुए पश्चिम बंगाल के इलाकों तक जाने लगती है, और ये चाय की फसलों को बुरी तरह से नष्ट करने के स्थिति में रहती है। लेकिन ठीक उसी समय पश्चिम बंगाल के इलाकों में गर्म हवा के जाने के कारण लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, और ठीक उसी समय सागरों पे हाई प्रेशर और सागरों से ठंडी हवाएं चल पड़ती है पश्चिम बंगाल की ओर, और गर्म और ठंडी हवाओं का टक्कर, और एक छोटे छोटे साइक्लोन्स आने लगते हैं और खूब बारिश होने लगती है, और चाय की फसल को जीवन दान मिल जाता है। इसलिए इस वर्षा को हम लोग टी सावर कहते हैं, चाय की वर्षा कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो मैं आपके लिए पोस्ट कर रहा हूँ, और कोशिश करूंगा बेटा कि एक्चुअल में क्वालिटी भी खराब हो रही है लाइव क्लास में, तो मैं प्रतिदिन आपको अपनी लाइव क्लास की वीडियो ही रिकॉर्ड करके आप तक भेजूंगा बेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिन मित्रों का छोटा है, जो नहीं पढ़ पाए हैं, वो हमारा यूट्यूब चैनल है बेटा, आर्या कैरियर पॉइंट, उस पर जाइए। पूरी ज्योग्राफी ए से आपको शुरुआत की गई है, और सब कुछ आपको जीरो से मिलेगा। खास करके वे बच्चे जो अभी ज्योग्राफी शुरू करना चाह रहे हैं कंपटीशन के लिए, उन्होंने कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है, उनके लिए ये जो यूट्यूब चैनल है आर्या करियर पॉइंट बहुत लाभदायक होगा बेटा। अभी तक लगभग 25-30 के आसपास वीडियो उपलब्ध हैं, और ज्योग्राफी मैंने आपको क ख ग घ से पढ़ाया है, ABCD से, लेकिन आप पहले वीडियो से शुरुआत करिएगा बेटा, और क्रमशः आगे की ओर बढ़िएगा। पूरी ज्योग्राफी आपकी तैयार होगी। नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।